नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अलर्ट पे। दोस्तों, आज का वीडियो रहने वाला है आरपीएससी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था। ठीक है दोस्तों, पोस्ट कौन सी रहने वाली है, डिपार्टमेंट कौन सा रहने वाला है, विभाग कौन सा है, ठीक है, और साथ में नंबर ऑफ वैकेंसी पोस्ट कितनी है और कैटेगरी वाइज किस तरह से वो बटी हुई है और आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, कब लास्ट डेट रहेगी, इन सभी पॉइंट्स को वन बाय वन आपको बताऊंगा। ठीक है, और साथ में जो कैंडिडेट हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर चैनल पर पहली बार आए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगामी जो भी कोई अपडेट हो वो आपको टाइम पे मिलती रहे। तो दोस्तों, ज़्यादा देर करते ना हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, आपके सामने पीडीएफ उपलब्ध है। जिस पोस्ट का नोटिफिकेशन जारी हुआ है आरपीएससी ने जारी किया है, यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जारी किया है। ठीक है, जो मेन पीडीएफ है उसी से मैं आपको सारी चीजें डिटेल आपको बताऊंगा, जिससे कंफ्यूजन और कोई भी डिफरेंस रहने की आपकी कोई गुंजाइश नहीं होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये आरपीएससी के द्वारा आयोजित किया गया है। ठीक है, साथ में जो विभाग है, सबसे पहले विभाग बता देता हूँ। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग आपका रहने वाला है। ठीक है, आपका इसमें जो पोस्ट निकली है वो कनिष्ठ रसायनज्ञ यानी जूनियर केमिस्ट की निकली है। ठीक है, जूनियर केमिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। अब नंबर ऑफ जो वैकेंसी है, पोस्ट है, वो आपकी है इसमें 13। ठीक है दोस्तों, आप नंबर ऑफ वैकेंसी को देख के हैरान मत होना। ठीक है दोस्तों, ये अभी 13 है। ठीक है, बाद में विभाग की तरफ से अगर एक इंक्रीज होती है तो वो भी उसकी सूचना आपको टाइम पे मिल जाएगी। ठीक है, पीएससी की जो आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ पे पता चल जाएगी, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो सूचना है वो टाइम पे मिलती रहे। तो दोस्तों, जो ये 13 वैकेंसी निकली हुई है वो कैटेगरी वाइज किस तरह से बटी हुई है वो भी आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, जनरल की बात करते हैं, यूआर की बात करते हैं, तो दोस्तों उनमें आपकी 4 पोस्ट है। ठीक है, वुमेन की 1 पोस्ट है, विडो की 1 है। एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो इसमें दोस्तों ओनली आपको 1 सीट देखने को मिलेगी सामान्य में और 1 सीट देखने को मिलेगी वुमेन की। इसी तरीके से एसटी की बात करते हैं दोस्तों, एसटी में यहाँ पे आपको 1 भी सीट देखने को नहीं मिलेगी। ओबीसी में आपको सामान्य में 2 और वुमेन की 1 पोस्ट देखने को मिलेगी। ओके, एमबीसी की बात करते हैं, ओएमबीसी में भी 1 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस में भी आपको सामान्य की 1 पोस्ट देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस तरह से टोटल जो 13 वैकेंसी है वो कैटेगरी वाइज आपका इस तरह से जो बटी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं दोस्तों, जो मेन चीज है कि आपकी जो आवेदन है वो कब से स्टार्ट होंगे, जो योग्यता है वो क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, योग्यता की बात करते हैं, आपकी जो योग्यता है वो योग्यता की आपकी रहने वाली है एमएसटी, एमएससी इन केमिस्ट्री। ठीक है, यानी जो भी कैंडिडेट स्टूडेंट ने एमएससी कर रखी है, सब्जेक्ट आपकी केमिस्ट्री रहने वाली है। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट डिवीजन क्लास पास हुआ है तो अच्छी बात है, अगर सेकंड डिवीजन भी है तो दोस्तों उन्हें भी यहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा नहीं गया, परसेंटेज की जगह आपको यहाँ पे सेकंड क्लास दे दिया गया है, सेकंड क्लास। ठीक है दोस्तों, यानी आपकी जो सेकंड क्लास है, आपके 45-50% तक के स्टूडेंट जिनकी एमएससी में परसेंटेज बनी है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है, यदि उसने एमएससी करी हुई है केमिस्ट्री सब्जेक्ट से। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा नॉलेज होनी चाहिए आपको हिंदी की। ठीक है, यानी देवनागरी लिपि की। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों कि अगर कोई स्टूडेंट लास्ट ईयर एग्जाम में है, सेमेस्टर किसी एग्जाम में सेमेस्टर वाइज चलते हैं या किसी में ईयरली वाइज चलते हैं, दोस्तों जो भी कैंडिडेट लास्ट ईयर में है तो दोस्तों वो भी एग्जाम दे सकता है, फॉर्म को फिल कर सकता है। उसकी जो लास्ट मार्कशीट है, रिजल्ट है, वो मेन एग्जाम से पहले पहले आ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये आपकी शर्त है अगर कोई स्टूडेंट है वो लास्ट ईयर एग्जाम में शामिल हो रहा है अपनी एमएससी में। ठीक है दोस्तों, जो आपकी योग्यता है उसी की यहाँ पे बात होगी। ठीक है, पे लेवल की बात करते हैं दोस्तों, जो पे लेवल है आपकी जिस पोस्ट के जूनियर केमिस्ट है, तो दोस्तों पे लेवल यहाँ पे रहने वाली है आपकी L12 के आधार पे आपकी जो पे ग्रेड है अप्रोक्सीमेटली जहां तक L12 में जो आपकी पे ग्रेड है वो 4200 पे ग्रेड मिलती है। ठीक है, और L10 में आपको 3600 पे ग्रेड मिलती है। तो आपकी L12 है तो यहाँ पे आपको 4200 पे ग्रेड की आपको यहाँ पर जो पे ग्रेड है वो देखने को मिलेगी, जो कि अच्छी खासी आपकी पे ग्रेड है। जो आपकी जो सैलरी है वो लगभग आपकी 55 से 60 आपको हजार देखने को मिलेगी मंथली। ठीक है, पर आपकी जैसे ही ज्वाइनिंग होती है, अगर आप पास होते हो तो दोस्तों 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहता है, यानी परिवीक्षा काल होता है। उस समय आपको पूरी कंप्लीट सैलरी ना मिलके उसकी लगभग 50% के आसपास सैलरी मिलती है, विदाउट कोई इंक्रीमेंट डीए टीए के। ठीक है दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली बात करूं तो आपको 25,000 के आसपास की सैलरी मिलेगी 2 साल तक। और जैसे ही आपका परीक्षा काल यानी प्रोविशन पीरियड काल पूरा हो जाता है, उसी के बाद में आपको सारी कंप्लीट सैलरी मिल जाती है विद डीए टीए। और जैसे जैसे आपके टाइम सर्विस होती जाती है, आपके जो इंक्रीमेंट है वो भी इंक्रीज होते जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपकी एज का क्राइटेरिया की बात कर लेता हूं, तो दोस्तों न्यूनतम यहाँ पे मांगी गई है 21 और मैक्सिमम आपकी 40 है। ठीक है, ये आपकी न्यूनतम और मैक्सिमम है। इसके बाद में कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर कोई कैंडिडेट मेल है, मेल, अब मेल कौन है, एससी एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे 5 साल की छूट देखने को मिलेगी।
ठीक है। सामान्य वर्ग की महिलाओं को की बात करते हैं तो दोस्तों उन्हें भी यहाँ पे 5 साल की छूट देखने को मिलेगी। इनके अलावा अगर जो रिमेनिंग महिला अभ्यर्थी हैं, ठीक है, एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग की जो कैंडिडेट है, महिला है, उन्हें 10 साल की छूट यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो रिमेनिंग बचते हैं विधवा, ठीक है, या विच्छिन्न विवाह वाले, तो दोस्तों यहाँ पे उनकी कोई एज लिमिट नहीं है, वो किसी भी एज में हो वो इस एग्जाम को दे सकते हो। बस शर्त है कि उनकी जो योग्यता है वो कंप्लीट होनी चाहिए एमएससी विद सब्जेक्ट केमिस्ट्री से। ठीक है दोस्तों, आगे और भी रिलैक्सेशन है जो कंडीशन के अकॉर्डिंग है, स्टूडेंट अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग देख सकता है कि उनकी जो छूट है वो कितनी दी गई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों आगे आते हैं और चीज जो आपको जानने की जरूरत है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन टेस्ट और साथ में आपका इंटरव्यू आयोजित होगा। ठीक है, आपका ओनली सिंगल टेस्ट लगेगा, रिटन टेस्ट, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, इस तरह से आप 2 चरणों से गुजर के आप अपनी जो जॉब है जूनियर केमिस्ट की वो पाओगे। ठीक है, इसके बाद में जो आपका पैटर्न है, एग्जाम का पैटर्न है, वो आपका ऑफलाइन होगा। ठीक है, ऑफलाइन होगा। अभी इसमें दोनों ऑप्शन है, ऑफलाइन ऑनलाइन। ठीक है दोस्तों, पर हालांकि आज तक का रिकॉर्ड है कि आरपीएससी अभी तक ओनली ऑफलाइन ही आयोजित करवाती है ये अपनी कोई सी भी एग्जाम को। ठीक है, वस्तुनिष्ठ टाइप के यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आपका पेपर होगा। ठीक है, अब जो आपका परीक्षा का स्थान है या तिथि है तो दोस्तों वो टाइम पे आपको बता दी जाएगी आरपीएससी के द्वारा। आवेदन की बात करते हैं दोस्तों, आवेदन आपके यानी जो आपके जूनियर केमिस्ट के आवेदन है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो स्टार्ट होंगे आपके 9 अप्रैल 2025 से आपके स्टार्ट होंगे और साथ में 8 मई 2025 की आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। रात के 12 बजे तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके आगे दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया है वो बताई गई है। ठीक है दोस्तों, अब जो कैंडिडेट पहली बार एसओसो आईडी या पहली बार आरपीएससी की कोई वेब पोस्ट है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, जिन कैंडिडेट ने कभी किसी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करा, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में नहीं आए, तो दोस्तों ये चीज उन्हीं के लिए है। नहीं तो जो कैंडिडेट पहले आवेदन कर चुके हैं तो उन्हें पता होगा कि उन्होंने एसओसो आईडी बना रखी है, यूजर आईडी पासवर्ड है उनके पास में, ओटीआर का प्रोसीजर उन्होंने पूरा कर रखा है। ठीक है, उनको सारी चीजें पता है। ये डाटा उन्हीं के लिए है जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं लाइफ में। ठीक है दोस्तों, उनके लिए है। तो दोस्तों उनको मैं पूरा यहाँ पे पूरा प्रोसीजर बताया गया है कि क्या चीजें आपको करना है क्या नहीं करना। आपको नटसेल में मैं बता देता हूँ कि आपको राजस्थान लोक सेवा आयोग, ठीक है, उनकी आधिकारिक वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, ऑप्शन बताता हूँ, पहला ऑप्शन यही है, आपको आधिकारिक वेबसाइट राजस्थान लोक सेवा आयोग की पे जाना है। ठीक है, लिंक यहाँ पे दिया गया है, आपको कॉपी पेस्ट करना है, गूगल पे जाना है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, डायरेक्ट आप एसओसो आईडी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आ जाओगे। ठीक है, एक तो तरीका ये है, या फिर आप डायरेक्ट ही गूगल पे राज एसएसओ या एसएसओ आईडी आप राजस्थान लिखोगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे वैसे भी आ जाओगे। आपको कुल मिला के एसएसओ आईडी क्रिएट करनी है। ठीक है, जिसमें आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेंगे। जब आप यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के अपना जो डैशबोर्ड है, प्रोफाइल है, वो ओपन करोगे तो उसमें आपको स्टार्टिंग में आपको ओटीआर का प्रोसीजर कंप्लीट करना होगा। ठीक है, ओटीआर प्रोसीजर में आपकी जो बेसिक डिटेल है वो सारी चीज मांगी जाएगी, जिसमें आपका जो ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है, ये 2 चीजें मेन है, वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, जिससे फर्दर जब भी कोई इन्फॉर्मेशन हो आरपीएससी के द्वारा तो दोस्तों चाहे वो रिजल्ट हो, एडमिट कार्ड हो, उसकी सूचना आपको मिल सके टाइम पे। ठीक है दोस्तों, अगर इनके केस आप पास होते हो तो उसकी भी सूचना आपको मेल पे मिल सके। इस तरह से आपको ओटीआर का जो प्रोसीजर है वो पूरा करना होता है। इस दौरान आपका फीस लगती है अगर वो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम पे इनरोलमेंट कर रहा है, रजिस्ट्रेशन कर रहा है। तो दोस्तों कैटेगरी वाइज जो आपकी फीस है वो नीचे दी गई है, वो भी मैं अभी बता दूंगा। ठीक है, फीस सबमिट करने के बाद में आपका एक जो ऑप्शन है, एक स्टेज और बचती है, वो बचती है केवाईसी की। केवाईसी में दोस्तों आपको 2 चीज करनी होती है। एक तो आपको उसमें लाइव फोटो आपकी कैप्चर होती है, दूसरा आपको एक फॉर्मेट मिलेगा, वहीं पे आपको नीचे लिखा आएगा सैंपल फॉर्मेट, उसको आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, हिंदी वाला जो फॉर्मेट है उसको सेम एज इट इज करना है, इंग्लिश वाले फॉर्मेट को सेम एज इट इज आपको उतारना है अपने हैंड रिटन द्वारा। ठीक है, और नीचे नीचे आपको राइट हैंड में आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, आपका नाम लिखना है, साथ में आपका पूरा पता लिखना है, और आपको पूरे फॉर्मेट को स्कैन करके आपकी एक फिक्स साइज पीडीएफ या जेपीजी में कन्वर्ट करना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। जैसे ही ये केवाईसी का ये जो प्रोसीजर है ये पूरा होगा, आपका जो आवेदन है वो स्टार्ट हो जाएगा, आप अपना जो आवेदन है वो कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, इसी दौरान आपकी जो प्रोफाइल है, तो प्रोफाइल में आपकी बेसिक डिटेल, पर्सनल डिटेल, साथ में एजुकेशन डिटेल भी मांगी जाती है। तो दोस्तों ये आपको वन टाइम ही फिल करनी होती है। जब कभी भी कोई वैकेंसी आती है जिसमें आप एलिजिबल होते हो, अगर आप वो फिल कर रहे हो तो दोस्तों जो डिटेल आपने पहले फिल करी होती है वो फेच हो जाती है अपने आप। आपको इन्हीं बेसिक जो चीजें हैं, जो नई चीजें हैं, उनको ही फिल करना पड़ता है। मात्र 1 मिनट के अंदर आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो दोस्तों जो पूरी इसमें डिटेल थी उसको मैंने बिल्कुल नट सेल में आपको बता दिया है। जो भी कैंडिडेट को अगर कोई परेशानी होती है, कंफ्यूजन होता है, तो दोस्तों वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, उसका मैं जो आंसर है बिल्कुल दूंगा, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों, आपको सारी डिटेल है ओटीआर के टाइम पे बिल्कुल सही डालनी है। आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, सारी चीजें आपको बिल्कुल करेक्ट डालनी है। ठीक है, अगर
आपके फॉर्म भरते वक्त कोई भी गलती हो जाती है, आपसे मिस्टेक हो जाती है, तो दोस्तों उसको संशोधन करने के लिए, सुधार के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, आवेदन पत्र की जो लास्ट डेट होगी उसके बाद में आपको 10 दिन पश्चात आपका टाइम मिलेगा। ठीक है, उस दौरान आपको वो जो मिस्टेक है वो सही कर सकते हो। आपको शुल्क जमा कराना होगा 500 का। ठीक है, 500 का रुपए का शुल्क जमा करा के आप वो मिस्टेक है वो सही कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप ये अपना आवेदन है वो कंप्लीट कर देते हो। फीस की, जैसे मैंने बोला था, फीस की बात करता हूँ। तो दोस्तों फीस की बात करें तो अगर कैंडिडेट है अनरिजर्व्ड, ठीक है, पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग, तो उन्हें यहाँ पे 600 रुपए की फीस देनी होती है। वहीं पे कैंडिडेट एससी एसटी पिछड़ा वर्ग है, नॉन क्रीमी लेयर में, अति पिछड़ा वर्ग है नॉन क्रीमी लेयर में, तो उन्हें यहाँ पे 400 रुपए की फीस जमा करानी होती है। इनके अलावा जो भी कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, शहरी आदिम जनजाति है, या फिर दिव्यांगजन कैंडिडेट है, तो उन्हें भी यहाँ पे 400 रुपए की फीस जमा करानी होती है। तो दोस्तों ये जो फीस है वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग है, आपकी एक बार ही फीस लगती है। इसके बाद में जब भी जितनी वैकेंसी आती है उनमें आपको कोई फीस देनी नहीं पड़ती। आपका जो फॉर्मेट है वो पहले से ही फिल होकर आता है, आपको सिर्फ ओनली फॉर्म भरना होता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जो फॉर्म भरने की सारा डाटा है वो चीजें आपको मैंने क्लियर कर दी है। स्कीम की बात करते हैं, जो आपका एग्जाम स्कीम है उस पर आ जाते हैं। तो दोस्तों आपका जो पेपर है टोटल 150 मार्क्स का लगेगा। ठीक है, आपकी पोस्ट रहेगी जूनियर केमिस्ट। आपके जो पेपर है स्कीम है उसमें दो पार्ट डिवाइड रहेंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में आपका लगेगा जीके का, जो राजस्थान की जीके है वो आएगी। ठीक है, और पार्ट बी में आपका लगेगा आपकी जो सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड आपका पूरा क्वेश्चन होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो जीके के यहाँ पे 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 40 मार्क्स यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के। वहीं पे आपके जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो 110 रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का यानी 110। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 हो जाते हैं, टोटल मार्क्स 150। और जो 150 क्वेश्चन है उनके लिए मिलेगा आपको 2.5 घंटे का समय, यानी 2 घंटा 30 मिनट का समय आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में जो भी कैंडिडेट पास हो जाते हैं, रिटन टेस्ट में अपियर होते हैं इंटरव्यू के लिए, तो दोस्तों इंटरव्यू होगा आपका यहाँ पे 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, आपके रिटन टेस्ट में जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे अपनाई जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों। जो सिलेबस है कि राजस्थान जीके में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से टॉपिक आएंगे उनमें से, तो दोस्तों आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस के वाले सेक्शन में आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी किसी कैंडिडेट को परेशानी होती है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। मैं आपको वहाँ पे पूरा जो डिटेल है आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका ये जो पैटर्न है, प्रोसीजर सिलेक्शन का, वो रहने वाला है। इसके साथ में दोस्तों एक जो महत्वपूर्ण चीज जो आपको बताना जरूरी है, जब भी कोई नई एग्जाम लगती है आरपीसी के थ्रू या फिर अधीनस्थ बोर्ड के थ्रू, तो उस चीज में हर बार बताता आता हूँ। वही चीज मैं इसमें वापस बता रहा हूँ कि आपका जो पैटर्न है पूछने का, तो दोस्तों आपके हमेशा पहले के एग्जाम में जब भी आपने दिए होंगे, ठीक है, या नहीं दिए होंगे, तो दोस्तों पैटर्न में हमेशा ये रहता है कि आपके 4 ऑप्शन आते थे। जब भी कोई ऑब्जेक्टिव आपके पेपर लगता था तो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलते थे, पर यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिखाई देने को मिलेंगे। ठीक है, 5 ऑप्शन आपको उसमें तभी फिल करना है, ठीक है, अगर इसमें आपको पता है नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है दोस्तों, तो पहले आपको वही क्वेश्चन करना है जो आपको आता है। ठीक है, जब आपने सारे क्वेश्चन जो आपको आते थे वो कर लिए, अब रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन बचते हैं, तो दोस्तों आपको उसमें 5वां जो ऑप्शन है वो पूरा फिल कर देना है हर क्वेश्चन में जो आपने नहीं किए। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए आपको 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, यानी 2.5 घंटे का आपका पूरा पेपर का समय है, तो 2.5 घंटे के अलावा आपको 10 मिनट का समय और मिलेगा आपको वो होल फिल करने के लिए जो आपने ब्लैंक छोड़े हैं, जो आपको नहीं आते थे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको एमआर में पूरे हर क्वेश्चन फिल होने चाहिए। अगर इन केस ऑफ आपके वो क्वेश्चन छूटते हैं तो दोस्तों उसका भी एक क्राइटेरिया है कि जैसे 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन का 10% यानी 15 क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों अगर आपने 15 क्वेश्चन अगर बिना होल करे हुए छोड़ दिए, तो दोस्तों वहां पे आपकी जो माइनस मार्किंग है वो हो जाएगी 1/3 के हिसाब से। ठीक है, इसके अलावा अगर इसके 15 क्वेश्चन के अलावा एक क्वेश्चन भी अगर एक्स्ट्रा छूटा, यानी 16 क्वेश्चन ऐसे आपने छोड़ दिए विदाउट फिल करे हुए, चाहे आपको नहीं आते हो, तो दोस्तों आप उस एग्जाम से बाहर कर दिए जाओगे, डिबार कर दिए जाओगे। ठीक है, चाहे आप कितने ही आपके अच्छे मार्क्स क्यों ना आ रहे हो। तो दोस्तों इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पहले भी बहुत सारी एग्जाम हो चुकी है जिनमें कैंडिडेट ने इन चीजों का ध्यान नहीं दिया और वो भुगतभोगी हो चुके हैं। ठीक है, चाहे इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की बात करें, सूचना सहायक, या फिर आरएस एग्जाम की बात करूं, तो दोस्तों उसमें कम से कम 1600 कैंडिडेट है जिन्होंने ऐसा ही करा। वो उन्होंने चाहे उनके अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे, ठीक है, पर वो कम से कम जो 150 क्वेश्चन का 10% यानी 16 क्वेश्चन ऐसे छोड़ दिए जो बिना फिल करे, तो दोस्तों उनका जो नाम है लिस्ट में नहीं आया, तो दोस्तों वो हमेशा उस भर्ती से बाहर है। अब वो नेक्स्ट भर्ती के लिए ही वेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीजें पहले भी हो चुकी है, इसलिए आपको बताना बहुत जरूरी था। इसके अलावा बात करते हैं जो आपको जानने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों,
जहाँ तक है सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है, जो भी इस नोटिफिकेशन में दिया गया है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मेन डाटा वही दिया गया है, जो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बताई है। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो नोटिफिकेशन है जूनियर केमिस्ट का वो रहा है। तो दोस्तों सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। जो स्टूडेंट हमारी वीडियो को अब तक देख रहा है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। और इसी तरीके से आप हमारे चैनल में बने रहे, ठीक है। इसी तरीके से आपको नए-नए वीडियोज़, ठीक है, नई-नई जॉब के, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में को हो, बैंक के हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट को हो, सारी चीज़ें आपको मैं टाइम पे टाइम बताता चलूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नई अपडेट, नई नोटिफिकेशन के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद।